Good evening to all of you. Welcome to GS Mantra Plus YouTube चैनल। GS Mantra Plus के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हेमंत सर पुनः आज CDP के पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जहां आपका आज बेसिक कंसेप्ट में आज क्लियर करूंगा पार्ट 2 CDP पार्ट 2 के माध्यम से। तो चलते हैं अपनी एक कदम आगे की ओर, CDP पार्ट 2 की ओर एक कदम आगे बढ़कर आगामी परीक्षा CTET सितंबर 2026 कंसेप्ट के साथ। कल मैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आज आप बेहतरीन तरीके से जब समझ लें, जैसे कल मैंने आपको सिलेबस को समझाया था, तो आज आप उस कंसेप्ट को समझें जहां से आप क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं। आप उन बेसिक बातों को समझें जहां से आप आराम से बना सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो CDP का आज हमारी टॉपिक है, आज हमारी टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट। तो इस बेसिक कंसेप्ट में हम क्या जानेंगे? जैसे आपको पता है कि CDP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में CDP का महत्व क्यों दिया गया है? कभी आपने सोचा है क्यों? इसका क्या रीजन है? कभी आपने इस पर गहन थिंकिंग किया है? आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप तो DLED और BEd कर चुके हैं, आपको तो ये प्रमाण मिल गया है कि आप भावी शिक्षक हो गए, लेकिन अब आपको बस बच गया है सरकारी शिक्षक के पद पर जाने का, जिसकी तैयारी में आप लग चुके हैं। तो मैं आज आपको वो बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूं। आज पहले आप समझें कि आखिर क्यों दिया गया और इससे परीक्षा में आपको क्या बेनिफिट है, आप कैसे क्वेश्चन को कंसेप्ट में समझेंगे। आइए तो जानते हैं। CDP पहले तो ये समझ लीजिए, सभी लोग बड़ी आराम से समझिए, बड़ी प्यार से समझिए। आराम से भी समझना है, प्यार से भी समझना है, और कंसेप्ट भी क्लियर कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दुनिया में मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आप आराम से कंसेप्ट को समझ लें। यदि कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आगामी सीटेट की परीक्षा में आप बेहतरीन अंकों के साथ आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो C फॉर चाइल्ड आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज को, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझिए। D फॉर डेवलपमेंट एंड P फॉर पेडागोजी। चलिए हम इसको बालक बोलते हैं, इसको विकास बोलते हैं, और इसको शिक्षा शास्त्र बोलिए या शिक्षण शास्त्र आप बोल लीजिए। अब आपको पता है, यही तो मेन चीज है जो आप इस चीज को समझते नहीं। और आप समझिए कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको इसमें रहस्य पता करना है। आखिर C ये किसको दर्शाता है? ये सबसे पहला चीज है, ये स्टेज को दर्शाता है। स्टेज को दर्शाता है, अर्थात ये अवस्था को दर्शाता है। पहले मेरी बात को समझिए, ये अवस्था को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? अवस्था को दर्शाता है। हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। ये अवस्था को दर्शाता है, ये बच्चों के परिवर्तन को दर्शाता है। जो विकास हमारा है, ये परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। और ये जो परिवर्तन को दर्शाता है, ये होल लाइफ, होल लाइफ मतलब संपूर्ण जीवन तक,
संपूर्ण जीवन तक। और तो ये आपने देखा कि ये संपूर्ण जीवन तक दर्शाता है। और दूसरी नंबर कि आपको ये बता दूं कि जब ये संपूर्ण जीवक दर्शाता है तो और पेडागोजी जो है ये शिक्षक को छात्र तक शिक्षक को छात्र तक पहुंचाने का तरीका है। किसको? तो शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का तरीका है। पहुंचाने का तरीका है। देखिए, पहले हम इस चीज को आपको एकदम क्लियर कर देता हूं और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, बालक का काम क्या यहां पता है कि आपको सबसे पहले स्टेज के बारे में जाननी पड़ेगी। हम यहाँ पे चर्चा करते हैं वो स्टेज है क्या। वो स्टेज हमारे पास में है। आप सभी जानते हैं कि हमें मुख्य रूप से 3 स्टेज को पढ़ना है। यहाँ पर हमारा एक स्टेज जो है इन्फेंसी है, एक स्टेज जो हमारा है चाइल्डहुड है, एक जो हमारा है एडोलेसेंस है, जिसको इसे बोलते हैं हम लोग शैशवावस्था। इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। इसको बोलते हैं किशोरावस्था। और इसकी जो जब हम आयु की चर्चा करते हैं जब हम इसकी आयु की चर्चा करते हैं तो ये हो जाता है 0 से 6, ये हो जाता है 6 से 12 और ये हो जाता है 12 से 18। ये दर्शाता है बालक के स्टेज को अर्थात अवस्था को दर्शाता है ये चाइल्ड। ये पहले आप सीखिए बच्चे की अवस्था को अर्थात हमें जो अध्ययन करना है बाल विकास में वो अध्ययन करना है 0 से लेकर 18 साल के बच्चों को अर्थात शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का हमें अध्ययन करना है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई जो हमारा होल लाइफ परिवर्तन को दर्शाता है तो परिवर्तन क्या दर्शाता है डेवलपमेंट में जो विकास का परिवर्तन दर्शाता है तो वो विकास की जो हमारी परिवर्तन है वो हमारा फिजिकल है। देखिए वो हमारा फिजिकल है मतलब शारीरिक है, वो हमारा मानसिक है, वो हमारा सामाजिक है, वो हमारा संवेगात्मक है, वो हमारा नैतिक है मोरल है, वो हमारा सांस्कृतिक है, वो हमारा भाषाई है। यही हमारा होल लाइफ दर्शाता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं ये कि ये जो दर्शा रहा है ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक जो होल लाइफ बच्चों को दर्शाता है संपूर्ण जीवन तक। ये हमारा डेवलपमेंट की बातें होती है बच्चों की, ये बात हो रही है और उस बच्चे की बात हो रही है जो 0 से लेकर 18 साल की बच्चों की चर्चाएं हो रही है। हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में इस बच्चों का अध्ययन करना है। और एक क्वेश्चन यहां पर भी बनता है, यहां पर 1 नंबर क्वेश्चन पहले आपका क्लियर हो जाता है कि भाई विकास के क्रम को आप क्रम लगाएं, विकास के आयाम के का जो क्रम है
वो क्या होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो विकास के क्रम होते हैं, आप बराबर यही ध्यान रखिएगा, यही आपका विकास का क्रम है। बच्चे पहले शारीरिक विकास, तब मानसिक, तब सामाजिक, तब संवेगात्मक। 1 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म हो गया। बच्चे के लिए फिजिकल डेवलपमेंट, तब मेंटल, तब सोशल, तब इमोशनल। क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल डेवलपमेंट का होना जरूरी है। जब तक मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ये मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक सोशल नहीं होगा, तब तक संवेगात्मक नहीं होगा। और जब मेंटल होगा, जब मेंटल कैसे होगा, तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा। यदि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया तो ही मेंटल डेवलपमेंट होगा, और जब मेंटल डेवलपमेंट होगा तो ही सोशल डेवलपमेंट होगा, और तभी इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अब हम चर्चा करते हैं पी फॉर पेडागोजी की। अब देखिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं पी फॉर पेडागोजी की। पेडागोजी में क्या कह रहे हैं? पेडागोजी की जब हम बात करते हैं, आप समझते चलिए, पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं, तो पेडागोजी में क्या बात कर रहे हैं भाई, कि अब शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का तरीका, एक शिक्षक को जो एजुकेशन देना है, उनका क्या प्रोसेस है, एक टीचर का दायित्व क्या बनता है, एक शिक्षण कला का प्रदर्शन किस प्रकार करना है, हमें इस बात की जानकारी देनी है। यही तो हमारी परीक्षा है, यही तो हमें समझना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई सबसे पहला तो चीज हमारी बनती है कि हमें मुख्य रूप से 3 बात पर ध्यान देना है अपने बच्चों पर, कि बच्चा हमारा जो है वो स्वतंत्र क्रियाशील हो। देखिए पेडागोजी की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर पहला चीज है कि हमारा जो बालक है वो स्वतंत्र क्रियाशील हो, स्वतंत्र क्रियाशील हो। स्वतंत्र क्रियाशील हो। बच्चा को कैसा रखना है? एकदम बिल्कुल फ्रीडम रखना है, सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। दूसरा कि हमें एक चीज का ध्यान देना है, सबसे बड़ा चीज, कि जो कक्षीय ज्ञान हमारा है, जो हमारा कक्षीय ज्ञान है क्लासरूम का, जो हमारा कक्षीय ज्ञान है, कक्षीय ज्ञान को दैनिक जीवन से, दैनिक जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। इसका यह मतलब हुआ गुरुजी कि हमारी जो करिकुलम है, हमारी जो पाठ्यचर्या है, उसमें जो भी हमारी पैराग्राफ हैं, आप देखते हैं यदि बुक खोलते हैं एनसीईआरटी की, या बच्चों की जो बुक है स्टेट बुक, टेक्स्ट बुक, उसमें देखते हैं रहता है कि भाई पैराग्राफ दिया बच्चों को और पूछता है कि आओ करे सीखें, कहाँ तक पहुंचे, इन्हें जाने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इन्हें खोजें, अभी आप क्या समझें। तो आप जो भी चर्चाएं कर रहे हैं उसको एक्टिविटी में डालिए, क्रियाशील बच्चों को रखिए, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं रहिए, उसको आप बच्चों के डेली लाइफ रूटीन से आप जोड़कर उसे पढ़ाएं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो चर्चाएं होती है, वो चर्चा होती है बहु उपागम प्रणाली। बहु उपागम प्रणाली, बहु उपागम प्रणाली का प्रयोग। बहु उपागम प्रणाली का मतलब होता है मल्टी अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी अप्रोच। मल्टी अप्रोच, क्योंकि हमारे क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। हमारे क्लास में बच्चे कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं। और हम एक शिक्षक हैं,
हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन माय क्लासरूम। जहां का भी क्लासरूम हो, एक छोटा क्लास प्ले स्कूल का क्लास हो तब, या एक कॉलेज लाइफ का क्लासरूम हो तब, प्रत्येक क्लासरूम में 3 प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। जीनियस माइंडेड, मेडिकॉन माइंडेड एंड बेसलेस माइंडेड। मेधावी छात्र, मध्य छात्र, कमजोर छात्र। तो हमें जब तक हम मल्टी अप्रोच नहीं लेंगे तो हम सभी बच्चों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारी सारे बच्चों हमारी बात को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक का परम कर्तव्य बनता है सभी बच्चों को लेकर एक साथ शिक्षण प्रणाली को ले चलना। दूसरा, आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो परीक्षा है, परीक्षा आपको बात पता है ना, एक एग्जामिनेशन नहीं लेना है, मूल्यांकन करना है। तो परीक्षा शब्द बोल सकते हैं, लेकिन परीक्षा का जो उद्देश्य है, मतलब मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों की त्रुटियां को दूर करके उसको सुधार करना, उसको पूरा करना। तो हमारी जो ये नंबर 4 जो पोजीशन होगी, नंबर 4 बच्चा का जो हम काम करेंगे, ये नंबर 4 पोजीशन में वो हम क्या करेंगे, वो मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा जो होता है इस पेडागोजी में, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, बच्चों की त्रुटियां को दूर कर, बच्चों की त्रुटियां को दूर कर, दूर कर उसकी उसकी कमी को पूरा करना। यही है मूल्यांकन का उद्देश्य। आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करता है, उसके मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? पेडागोजिकल क्वेश्चन है, किसी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। आपका सोशल साइंस हो, मैथ एंड साइंस हो, ईवीएस हो, लैंग्वेज हो, बाल विकास हो, कहीं पर भी ये क्वेश्चन डाल सकता है। तो जहां तक हमें पता है कि आपको ये बातें जानकारी हो गई कि भाई सीडीपी क्या कहता है, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आपको दो चीज को अब आगे जो हमको ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है, वो ध्यान हमें देना है कि अब आगे के लिए, आगे के लिए जो हमें ध्यान देना है कि अब हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो हम कैसे पढ़ाएंगे। शिक्षण, शिक्षक के लिए हमें जो कार्य है वो हम किस प्रकार से काम करेंगे, सबसे बड़ा चीज हमें वो काम करना है। तो मैं आपको अब ले चलता हूं अब उस टाइप उधर की ओर कि शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक के लिए कुछ नियम है। अब हम बताएंगे जो शिक्षण, जो हम एक शिक्षक हैं, आप समझिए, आप शिक्षक हैं। आपको हम कल ही बताया था कि आप एक स्टूडेंट बनकर एग्जाम नहीं दीजिए, आप एक अभ्यर्थी बनकर एग्जाम नहीं दीजिए सीटेट का, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मैं कल बताया था ना आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आप भावी शिक्षक हैं, भावी शिक्षक तो बन चुके हैं। जिस दिन आपने डीएलएड और बीएड का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, डिग्री मिल गई है, डिप्लोमा मिल गई है, तो आप तो भावी शिक्षक हैं, तो फिर अभ्यर्थी क्यों बनते हैं, विद्यार्थी क्यों बनते हैं जी? यही रीजन है ना कि फरवरी 26 में जो एग्जाम हुई है, जिसमें 25 लाख बच्चों में 5 लाख बच्चों ने उत्तीर्णता प्राप्त किया है, थोड़ी थोड़ी मार्क्स से उन्होंने अपने रिजल्ट को खोया है।
तो आप इस बार की परीक्षा में आप शिक्षक बनकर के एग्जाम दीजिए। और मैं बताने जा रहा हूं आपको कि टीचिंग शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक के लिए क्या नियम है। यही नियम को पढ़ के तो आपको एग्जाम देना है। शिक्षण कार्य हेतु शिक्षण कार्य हेतु शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक के लिए नियम, शिक्षक के लिए नियम। देखिए, ये सबसे पहला चीज है, आपको ये जानना है आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको करना क्या क्या चाहिए, सो आप समझिए। सबसे पहला चीज आपको ये करना चाहिए कि आपको जो टीचिंग कराना है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर करानी है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं। जैसे पहले मैं लिख देता हूं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए आप पीआरटी के टीचर हैं और क्लास 1 के आप मैथ के टीचर हैं। आप मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। आप मैथ पहली घंटी आप मैथ का ले रहे हैं। आपको वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान शिक्षक हैं या जो प्राचार्य हैं, वो आपको वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक हैं, आपको पहली घंटी मैथ के लिए दिया गया है। तो आप मैथ में वहाँ पर आप टेबल सिखा रहे हैं बच्चों को। तो आपको तो पता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं। तो हो सकता है कि कोई बच्चा आपके पास जो है वो 2 का टेबल सीख रहा है, कोई बच्चा आपके पास 3 का टेबल सीख रहा है, कोई बच्चा 4 का सीख रहा है, कोई बच्चा 5 का सीख लिया। तो क्या जो बच्चा नेक्स्ट डे आएगा, जो उसके नेक्स्ट डे आएगा, तो क्या जो 5 सीख लिया उसको ब्रेक करके रखिएगा? क्या जो 4 सीख लिया उसको ब्रेक करके रखिएगा? क्या जो 3 सीख लिया उसको ब्रेक करके रखिएगा? कि नहीं, जब तक 2 वाला 5 तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुम लोग रुको? नहीं, आपको व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। यही तो शिक्षण कार्य आप ये करना है। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जिस बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझना है आखिर उसको कारण क्यों हमें बनाया गया है। पहले डायग्नोस्टिक तब रिमेडियल, पहले निदान शिक्षण में तब उपचार। मतलब पहले कमी को ढूंढना कि बच्चे में कहाँ कमी है। बच्चा जो काम कर रहा है हम उसके कमी को ढूंढेंगे और हम बनाएंगे नहीं। हम उसको एक मार्गदर्शक के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सहयोगकर्ता के रूप में हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसी से बनवाएंगे। उसके बाद उसका उपचार वो खुद हो जाएगा। जैसे ही एक शिक्षक बच्चों को सपोर्ट करता है, समस्या के समाधान को ढूंढता है, वो खुद ब खुद उपचार हो जाती है। इसीलिए हमारे शिक्षण प्रणाली में कहा गया है कि पहले निदान करना है, फिर उसका उपचार करना है। ये टीचर का ये दायित्व नहीं है कि क्वेश्चन बच्चे का कहीं रुक गया या बच्चा क्वेश्चन पूछा तो आप डायरेक्ट उसको आंसर बता दिए, डायरेक्ट शूट आउट कर दिए। ये आपका दायित्व बनता है कि पहले उस बच्चे को चेक करें कि आखिर जो बच्चा वो क्वेश्चन को बनाया है तो आखिर वो काम कितना तक किया है, क्या परेशानी उसको है कि वो क्वेश्चन उससे नहीं बन पाया। यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ये काम आपको करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आपको काम करनी है। उसके बाद दूसरा जो आप शिक्षण कार्य करते हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए आप काम करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका जो टीचिंग है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चहुमुखी विकास है, वर्सटाइल डेवलपमेंट। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो शारीरिक, जैसे मैंने बताया, वो शारीरिक हो, मानसिक हो,
भाषाई हो, नैतिकता हो, सांस्कृतिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो। बस एक ही चीज याद रखना है कि जो नहीं होता वो आर्थिक। आर्थिक विकास के लिए आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्या नहीं है नकारात्मक क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान देना है। तीसरा है कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाना है। आपको जो पढ़ाना है वो बाल केंद्रित पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? बाल केंद्रित शिक्षा देना है। बाल केंद्रित शिक्षा। आपका जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा देना है। मतलब क्या? ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब समझते हैं कि बच्चा को बीच में रख करके पढ़ा देना? नहीं। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि आप बच्चे को की अभिरुचि, उसका एज, उसका लेवल, उसका इंटरेस्ट के अनुसार जो आप शिक्षा देते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। मैं एक एक करके आपके फिर पॉइंट को डील करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हमें जो शिक्षा देनी है, आपको ध्यान में रखनी है, वो प्रगतिशील शिक्षा देनी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फिर हमें जो शिक्षा देनी है वो समावेशी शिक्षा देना है। फिर हमें सक्रिय वातावरण, याद रखिएगा, हमें कभी भी निष्क्रिय वातावरण का निर्माण नहीं करना है, सक्रिय वातावरण का निर्माण करना है। और दूसरा जो हमारा होगा वो फ्लेक्सिबल, मतलब लचीलापन माध्यम से शिक्षा देना। ये बात इतना याद कर लो ना भाई। लचीलापन माध्यम से शिक्षा देना। लचीलापन माध्यम से शिक्षा देना। अब देखिए, ये एक टीचर का दायित्व बनता है। अब मैं आपको एक एक चीज को बताता हूं, आप एकदम माइंड कर लीजिए। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कभी भी। मैं आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन आज बेसिक कंसेप्ट, आज मैंने आपको दिन में ही अनाउंस कर दिया था, कल ही बता दिया था कि आज बेसिक कंसेप्ट होगी सीडीपी की क्लास। तो पार्ट टू आप कंटिन्यू वीडियो देखते चलिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जहां भी परेशानी हो आप बताते रहिए, फिर आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। और आप ध्यान से पढ़िए, नोटबुक बनाइए, पीवाईक्यू लगाइए। जिस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराता हूं आप पीवाईक्यू लगाइए। मैं तो पीवाईक्यू कराऊंगा ही, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को पढ़ा दिया आप पीवाईक्यू लगाइए, मैं वादा करता हूं आप उसमें 90% प्लस क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे, बनाएंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को मैंने बता दिया है आपको, सर्वांगीण विकास भी मैंने बता दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट किस प्रकार करना है बच्चों को, बाल केंद्रित शिक्षा भी बता देना है। अब इसमें प्रगतिशील शिक्षा में एक चीज को आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको एप्टीट्यूड को ध्यान देना है, बच्चों को अभिवृत्ति का ध्यान देना है। प्रगतिशील शिक्षा, अभिवृत्ति का आपको ध्यान देना है इसमें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बच्चों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम कैसे दें? आप पता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे होता है? मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में शिक्षाएं दे रही हैं, हमारे बच्चों, हमारे क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, हम उसका इंटरेस्ट अलग अलग है, सभी बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है।
हम अपने बच्चों के अभिवृत्ति को पहचानेंगे, उसके अनुसार उसको डेवलप करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके भी लेवल को ध्यान में रख करके उसके अनुसार भी उसको शिक्षा ग्रहण हम कराएंगे। अगला है समावेशी शिक्षा। हमारे क्लास में जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उस सबको एक समान हम शिक्षा देंगे। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे क्लास में, मान लीजिए कि हमारे क्लास में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विशिष्ट बालक हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सामान्य बालक है, और एक वंचित बालक है। मान लीजिए 3 प्रकार का बालक है जो हमारे क्लासरूम में, और ये 3 के लिए यदि स्कूल अलग अलग है तो तीनों अपना अलग अलग सेटअप में बैठेगा। लेकिन हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि यदि हम इसको इस चीज से कोड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और इसको इसके से कोड कर रहा हूं, तो हमारे क्लासरूम में यदि ये 2 रो है बच्चों के बैठने की व्यवस्था, तो हमारे रो में, हमारे क्लासरूम में बच्चा कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है, बच्चा कोई जहां चाहे वहां बैठ सकता है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। एक समान सब व्यवस्था, बच्चा सेटिंग का क्या होगा, एक साथ, और सबको शिक्षा क्या देंगे, एक समान शिक्षा देंगे। इसकी सुविधा कराएंगे, जो विशिष्ट बालक है उसकी हम सुविधा कराएंगे हमारे पास, क्योंकि विशिष्ट बालक को हम जानते हैं, क्योंकि इनका जो आईक्यू होता है वो -90 से 110 प्लस होता है, क्योंकि ये समान जो बालक होते हैं, औसत जो बालक होते हैं उनसे ऊपर होता है, जिसपे प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक आते हैं, और ये -90 वाले बच्चे होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं। उनको भी हम वही सुविधा देंगे जो हमारे 90 से 110 आईक्यू वाले बच्चे हैं। अब सक्रिय वातावरण, एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि क्लासरूम में सबसे पहला चीज है कि आप एक्टिव इन्वायरमेंट का निर्माण करें, सक्रिय वातावरण का निर्माण करें। आप यदि सक्रिय वातावरण का निर्माण नहीं करते हैं, निष्क्रिय है, तो क्लास आपका रुचिपूर्ण नहीं होगा, बच्चे को नींद आने लगेगी, बच्चा चाहेगा कि ये सर हमारे क्लासरूम से कब निकल जाए। कोई बच्चा सोने लगेगा, कोई बच्चा परेशान हो जाएगा। इसलिए क्लास को आप एक्टिव रखिए। आपका काम है उस रो में टहल टहल करके देखना हमारे बच्चे की एक्टिविटी क्या है, हमारे कौन से बालक क्या कर रहे हैं, बच्चे हमारे क्रियाशील हैं या नहीं। ये इन्वायरमेंट बनाना ये आपकी दायित्व है। अगला है लचीलापन माध्यम से शिक्षा को देना। देखिए, पाठ्य पुस्तक पे आधारित नहीं, यदि किताब को ही पढ़ना है तो बच्चा आपके पास क्यों आया है, बच्चा घर पे किताब पढ़ लेता। और रही बात फ्लेक्सिबिलिटी की, लचीलापन की, तो किताब के दुकानदार के पास उसके इतना तो किताब एक विद्यार्थी के घर में भी नहीं रहता है, तो उसके इतना लचीलापन कौन जानता, कौन पढ़ाता। लेकिन वो तो सिर्फ बेचना जानता है। बच्चे पुस्तक खरीदते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके पास आते हैं, विद्यालय जाते हैं, वो शिक्षक के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उसे सरल से सरल भाषा में समझा सके, लचीलापन माध्यम से समझा सके। ये आपकी दायित्व बनती है, यही आपका एग्जामिनेशन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको कहीं, जो मैंने बताया है आपको, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप अपना नोटबुक तैयार कर लीजिए, इसका भी आप नोटबुक तैयार कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, जो आपका जो एक दायित्व है उस चीज को आप निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए।
अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जीन प्याजे कुछ बात यहां कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए, ये सब आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब हम जीन प्याजे पढ़ा नहीं रहे हैं, हम जीन प्याजे कंसेप्ट में बता रहे हैं आपको। जीन प्याजे की एक बात कहना है कि हमारे यहाँ, मतलब उनके घर में नहीं, हमारे यहाँ के वातावरण में, हमारे यहाँ के वातावरण में, हमारे यहाँ कुछ एक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ कुछ एक्शंस होते हैं जो बाय बर्थ होता है। क्या होता है? जो बाय बर्थ होता है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसे सहज क्रिया करते हैं। देखिए, आइए हम बताते हैं आपको इसके एग्जांपल के साथ। क्या जीन प्याजे ने कहा कि हमारे यहाँ का मतलब वातावरण में, हमारे यहाँ उनका कहना है हमारे यहाँ कुछ क्रियाएं, हमारे यहाँ कुछ क्रियाएं मतलब एक्शंस, हमारे यहाँ कुछ क्रियाएं एक्शंस होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, जिसे सहज क्रिया, ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, जिसे सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं भाई, गुरुजी बड़ा ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, जीन प्याजे ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ एक्शंस होते हैं जो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। कुछ क्रियाएं हैं जो बाय बर्थ होते हैं, एक्शंस हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जिसे सहज क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। मतलब सहज क्रिया के बारे में किसने चर्चा किया है? तो जीन प्याजे ने कहा। और बाय बर्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीन प्याजे ने किया है। तो वो सहज क्रिया क्या है जो बाय बर्थ होता है भाई? वो सहज क्रिया क्या है? तो वो सहज क्रिया है, जैसे उन्होंने बताया कि रोना, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। माँ का दूध पीना, ये भी सहज क्रिया है। उसके बाद पकड़ना, ये सब प्रीवियस पूछा जा चुका है। पकड़ना मतलब होल्ड करना। देखिए, हम एग्जांपल आपको बताते हैं। मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहता है कि रोना, बच्चा जब 0 से 9 मंथ अपने मां के गर्भ में रहता है तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट में रहता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में रहता है। और जैसे ही उसका बच्चे जन्म लेते हैं और जब आहार नाल उसका काटा जाता है और एक्सटर्नल वातावरण में लाया जाता है, बाहरी वातावरण में, तो बच्चा, मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान के शब्दों में, कहां, मतलब उसकी ये फीलिंग्स बताती है, उसका ज्ञानेंद्रियों का इन्वायरमेंट बताता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों की फीलिंग्स बताती है। क्योंकि वो बच्चा इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो बच्चा बोलता है कहां, लेकिन हमारी मेडिकल साइंस इसको प्रूव की है कि बच्चा रोता है। वो रोता है, बिल्कुल रोता है। और क्योंकि बच्चा रोएगा नहीं तब तक वो स्वस्थ नहीं होता है। आप देखे होंगे, यदि बच्चा नहीं रोया तो डॉक्टर क्या करती हैं? बच्चे को पैर ऊपर कर करके और उसको थपथपाते हैं,
थपथपाती हैं, या डॉक्टर यदि पहुंचे उसको भी थपथपाते हैं, बच्चा रोने लगता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा है बच्चा माँ का दूध पीना, उसको सिखाया नहीं जाता है, ये बाय बर्थ है। बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पकड़ना, होल्ड करना। गुरुजी आपने तो देखा ही होगा कभी, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन आपको हम बताएं। यदि आपने अपने लाइफ में बाहुबली फिल्म को देखा होगा, यदि आप बाहुबली फिल्म को देखे होंगे तो जरा वो सीन को याद कीजिए कि जब बाहुबली का जन्म होता है और जब माँ से उस बच्चे को लिया जाता है तो अपनी माँ के उस कपड़े को पकड़ता है वो। तो होल्ड करना माने पकड़ना, ये भी बच्चों का बाय बर्थ होता है। तो सहज क्रिया का ये 3 उदाहरण आपके पास हैं, रोना, माँ का दूध पीना और पकड़ना। ये बाय रोने का और पकड़ने का ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं 3। अब दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखते चलिए। सिर्फ मैं आज के इस बेसिक कंसेप्ट में मैं आज आपको क्या क्या बता रहा हूं। मैं आपको आज के बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या बता रहा हूं वो आप देखते चलिए। चलिए, आपको आज के इस बेसिक कंसेप्ट में मैं जो आपको बता रहा हूं उसको समझ। अब हम चर्चा करते हैं आपके पास लर्निंग की। देखिए एकदम से ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप जानते हैं। लर्निंग मतलब अधिगम। देखिए यहां पे 3 चीज ही है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। औपचारिक, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। मैं आपको ये चीज बता दूं कि फॉर्मल एजुकेशन, देखिए ये बड़ी आसान चीजें हैं, जहां पर टाइम एंड प्लेस क्या हो, फिक्स हो। टाइम एंड प्लेस जहां फिक्स है वो फॉर्मल एजुकेशन है। जहां टाइम एंड प्लेस फिक्स नहीं है वो इनफॉर्मल है। और डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन नॉन फॉर्मल है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस यहां से आते हैं गुरुजी, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भाई जो औपचारिक शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जहां टाइम और प्लेस फिक्स है, तो वो कौन सी चीजें हो जाती हैं, विद्यालय एवं संस्थान। ये कहां मिलेगा, ये एजुकेशन कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा विद्यालय एवं संस्थान में। स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, विद्यालय एवं संस्थान इसके उदाहरण है। ये आपको मिलेगा जहां स्थान और समय आपका फिक्स है। कितने बजे विद्यालय जाना ही है,
अभी मॉर्निंग स्कूल यदि है तो आपको 6:30 बजे जानी है, 11 बजे आनी है, 11:30 बजे आनी है। डे स्कूल है 10 बजे जानी है, 4 बजे आनी है। कोचिंग संस्थान है, शाम में आपको 4 बजे जानी है, 6 बजे आनी है, 5 बजे जानी है, 8 बजे आनी है, मॉर्निंग में जानी है। तो आपका ये संस्थान और विद्यालय फिक्स है। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हैं। आप अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार से ले सकते हैं, समाज से ले सकते हैं। ये परिवार से लीजिए, परिवार से प्राप्त होता है, समाज से प्राप्त होता है, समुदाय से प्राप्त होता है, दोस्त से प्राप्त होता है। ये सारी जगह से अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जब बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो अनौपचारिक शिक्षा से के साथ आता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पहली बार आया तो उसके पास शिक्षा नहीं है। इस भूल में नहीं रहिएगा, क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा, जाइएगा ना बनाने, क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा गुरुजी, तो आप तो बना के आइएगा कि हमने तो सही मार दिया। लेकिन जब आएगा ओरिजिनल सीटेड का आंसर की, तो फिर आप मामला फंस जाएगा आपका। आप गिने थे कि भाई हमको 90 नंबर आ रहा है, चलो रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आया तो आपको 89 नंबर आया, मामला लटक गया। तो गुरुजी, तो अब बच्चा जब आता है पहली बार विद्यालय तो अनौपचारिक शिक्षा के साथ आता है, या ये ध्यान में रखना है। और जो निरौपचारिक शिक्षा है, वो जो डिस्टेंस एजुकेशन से हम लोग लेते हैं, ये कैसे लेते हैं हम लोग भाई? तो ये यूट्यूब के द्वारा आजकल खूब चला है, जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, हम भी पढ़ा रहे हैं आपको अभी यूट्यूब के द्वारा। तो ये आप ये क्या ले रहे हैं? निरौपचारिक शिक्षा। जहां बैठे हुए वहीं से पढ़ रहे हैं, जिस स्टेट में है वहीं से पढ़ रहे हैं, जिस कंट्री में है वहीं से पढ़ रहे हैं, जहां से हैं वहीं पढ़ रहे हैं, जब मन करे वहीं से पढ़ रहे हैं, जहां मन करे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, कल वीडियो देखिएगा, परसों वीडियो देखिएगा, ट्रेन में वीडियो देखिएगा, सफर में वीडियो देखिएगा, जहां जाइएगा वहां वीडियो देखिएगा, जब मन करे तब वीडियो देखिएगा, सो कर देखिएगा, बैठ कर देखिएगा, लाइब्रेरी में देखिएगा। इसी को तो बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप जो कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं आप न्यूज़पेपर से, आपका क्या हो गया? वो निरौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल है वो। आप आजकल चला हुआ है गूगल से, आप कोई भी चीज गूगल से ले रहे हैं, गूगल से पूछ रहे हैं, वो क्या है? नॉन फॉर्मल है। आज के डेट में खूब चला हुआ है चैट जीपीटी। अब वो क्या है भाई? वो भी आपका क्या है? ये फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपका है। अब मैं आपको यहीं पे आज इस क्लास को समाप्त करता हूं। कल मैं आपके साथ आ रहा हूं चैप्टर सीडीपी का पार्ट 3 और चैप्टर 1 लेकर के, विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए, बस एक सपोर्ट कीजिए, जीएस मंत्रा प्लस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन समाज तक पहुंचे, उस वंचित बालक तक पहुंचे, उस गली गली कोने कोने तक पहुंचे जो बच्चा फी देने में सक्षम नहीं है, जो बच्चा शहर आने में सक्षम नहीं है, जो बच्चे के पास किराया नहीं है कि वो शहर जाकर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सके। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे सीटेट सितंबर 2026 के लिए इस क्लास को यूट्यूब के माध्यम से फ्री सेवा देना शुरू कर दिया है। तो मेरे गुरुजी, आप गुरु हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस जीएस मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सभी के पास पहुंचे और सारे अभ्यर्थी इसका लाभ उठावें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।